क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बता कि मैटर होता क्या है। मैटर यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ दुनिया, सीधी सी बात एक लाइन में समझ कि दुनिया का कोई भी वस्तु जो है वो क्या है, एक तरह का पदार्थ है। चाहे वो हम लोग हैं, चाहे वो हवा है, पानी है, कुछ भी है, टेबल है, कुर्सी है, कुछ भी है, वो क्या है, एक तरह का पदार्थ है। तो दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, पदार्थ है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। कोई अगर हमसे पूछता है कि बताइए पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, तो हम तो ये तो कहेंगे नहीं कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या है, पदार्थ है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करने के लिए क्या कहते हैं, वे सभी चीज़ें जिसमें क्या हो, कुछ द्रव्यमान हो, कुछ आयतन हो तथा प्रकृति में कुछ जगह छेकता हो। प्रकृति में क्या करता हो, कुछ जगह छेकता हो। और एक लाइन जोड़ सकते हैं क्या, जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो डिफाइन हम लोग इस तरह से कर लेंगे कि वह सभी चीज़ें जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, प्रकृति में जगह छेकता हो तथा जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ को जो क्लासिफाई करते हैं, तो पदार्थ को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। पदार्थ को क्लासिफाई करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो उसके फिजिकल स्टेट के आधार पे हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। किसके आधार पे, फिजिकल स्टेट, हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक अवस्था के आधार पे। दूसरा होता है उसके रासायनिक गुण के आधार पे, यानी केमिकल स्टेट के आधार पे। उसके रासायनिक गुण के आधार पे हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो हम लोगों को जो पढ़ना है क्या, हम लोगों को क्लास 12th के अंदर हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है, वो क्या है हम लोगों का, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट हम लोगों को इसी के अंदर मिलेगा। किसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे कितने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को पढ़ेंगे, पदार्थ के 5 अवस्थाओं को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, सॉलिड, जिसमें हमारा कौन कौन सा आएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 आ गया। अब इसके बाद एक आएगा हमारा क्या, प्लाज्मा, तथा 5वां आएगा क्या, बोस-आइंस्टीन कंडक्शन। बोस-आइंस्टीन कंडक्शन, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहते हैं, BEC कहते हैं। क्लियर। तो इसी में हम लोगों का जो 12th का टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है वो क्या है, सॉलिड स्टेट है। वो क्या है, सॉलिड स्टेट। तो पहले हम लोग इस सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट को। तो किसी भी मैटर को क्लासिफाई करने के कितने तरीके हम लोगों के पास, 2 तरीके हैं। एक तो उसके फिजिकल स्टेट के आधार पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, दूसरा क्या, उसके रासायनिक गुणों के आधार पे। तो फिजिकल स्टेट पे किसी भी पदार्थ को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, तो बेसिकली शुरुआत में 3 भागों में क्लासिफाई किया गया था, लेकिन बाद में चौथी अवस्था प्लाज्मा के रूप में और 5वीं अवस्था कि बोस-आइंस्टीन कंडक्शन के रूप में प्राप्त किया गया। तो आपको ये कभी कभी पूछ लिया जाता है सवाल कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था कौन सी है, तो बोस-आइंस्टीन कंडक्शन। बाकी ये तीनों में कभी आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि पहली अवस्था कौन है और दूसरी अवस्था कौन है। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। इसके बाद चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडक्शन। कोई दिक्कत। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या है, सॉलिड स्टेट को। तो सॉलिड स्टेट होता क्या है, तो सॉलिड को समझ कि ये जो पदार्थ होता है, इसके अंदर कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या हम लोग कह सकते हैं उसका सबसे छोटा जो कण होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। और उससे थोड़ा सा अगर बड़ा हम लोग कहें कण, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, यानी कोई भी पार्टिकल, मॉलिक्यूल यानी अणु होगा। तो कोई भी जो सॉलिड होता है पदार्थ, सॉलिड पदार्थ होता है, मैटर होता है, ये इसके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे के क्या होते हैं, नज़दीक सटे सटे होते हैं। एक दूसरे के नज़दीक क्या होते हैं, सटे सटे होते हैं। अब इस सटे सटे होने से होता क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। तो जब पदार्थ के अणु, हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं 11th क्लास में और 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े हैं और गुरुत्वीय बल पढ़े हैं। तो क्या होता है कि कोई जो 2 पदार्थ होता है वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, जिसको आकर्षण बल कहते हैं। अब ये जो 2 कण एक दूसरे की तरफ, दो कण, छोटे छोटे अणु जो अपने तरफ एक दूसरे को खींच रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, आणविक बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आणविक बल। चूंकि यह किसी पदार्थ के अंदर हो रहा है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल। क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक बल। इसके बीच जो खाली स्थान होता है, किसी पदार्थ के अंदर 2 अणुओं के बीच का जो खाली स्थान होता है, इसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर
स्पेस। क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक स्थान। और इस दोनों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। उसको क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब एक चीज बताइए कि जैसे जैसे हम दोनों अणुओं को एक दूसरे के पास लाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? फोर्स बढ़ेगा। फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब ये हमने क्या कहा कि सॉलिड स्टेट वो होता है कि जब पदार्थ के दो कण क्या होते हैं, काफी एक दूसरे के नजदीक सटे सटे होते हैं, जिसके कारण इसके बीच का अंतर आणविक बल क्या होता है? काफी अधिक होता है। काफी अधिक होता है इसका मतलब क्या है कि अंतर आणविक स्पेस यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतर आणविक जगह जो होता है वो क्या होगा? काफी कम होता है। और फोर्स क्या होता है? काफी अधिक होता है, जिसके कारण इसके जो अणु हैं वह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? ये वाइब्रेट कर सकते हैं। एक जगह क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं। तो अब ये समझ कि अगर एक कण को यहां से खींचा जाए तो हम एक कण को यहां से खींच नहीं सकते हैं, सारे कण ही क्या होंगे? एक साथ खिंचाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके बीच में अंतराणविक बल क्या है? काफी अधिक है। तो ये एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग मूव नहीं कर पाएंगे। इसी लेके इसका क्या क्या आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। इसीलिए इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। आकार भी इसका निश्चित होता है और आयतन भी इसका निश्चित होता है। दूसरा आते हैं हम लोग क्या? लिक्विड पे। दूसरा किस पे आते हैं? लिक्विड पे। अब लिक्विड के क्या होते हैं? जो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से इसकी अपेक्षा ज्यादा होते हैं। किसकी अपेक्षा? सॉलिड की अपेक्षा थोड़े से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, जिसके कारण अब इसके बीच का जो अंतराणविक स्थान है वो अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर लगने वाला जो अंतराणविक बल होगा वो क्या होगा? इससे कम होगा। वो क्या होगा? इससे कम होगा, जिसके कारण ये क्या हो सकता है? एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, लेकिन उतना नहीं कर सकता है, थोड़ा सा कम क्या करेगा? मूव कर सकता है, जिसके कारण इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। जिसके कारण इसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके बीच अंतराणविक बल क्या होता है? कम होता है। इसकी अपेक्षा सॉलिड की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, जबकि अंतराणविक इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? वो ज्यादा होता है। तो अब इसके अणु जो होते हैं वो इसके अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, इसमें बहाव की प्रवृत्ति भी होती है। इसको क्या कहते हैं? लिक्विड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? लिक्विड। तीसरा स्टेट आता है हमारा क्या? गैस। तीसरा स्टेट क्या आता है? गैस। तो गैस में जो गैस के जो अणु होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। वो काफी क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इसके बीच जो अंतराणविक स्थान है वो सबसे अधिक होता है। वो सबसे क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण अब इसमें इसके बीच जो लगने वाला अंतराणविक बल होगा उसका मान क्या होता है? काफी कम होता है। वो क्या होता है? काफी कम होता है, जिसके कारण अब इसमें चूंकि बहाव की प्रवृत्ति थी तो बहाव की प्रवृत्ति इसमें भी आता है। बहाव की प्रवृत्ति इसमें भी, यानी बहाव की प्रवृत्ति किसमें किसमें होगा? लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। अब एक चीज बताते चल कि इसमें सॉलिड में अंतराणविक बल जो होता है वो काफी अधिक होता है। सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। इसमें अंतराणविक स्पेस यानी अंतराणविक जगह, अंतराणविक स्थान क्या होता है? काफी कम होता है और इसमें ज्यादा होता है। ये बीच का भाई साहब है, ये क्या है? लिक्विड क्या है? बीच में है, ना बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होता है। अब इसमें अंतराणविक बल काफी ज्यादा था, जिसके कारण इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसका आयतन तो निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार बहाव की प्रवृत्ति होने के कारण इसका आकार क्या हो जाता है? वो अनिश्चित हो जाता है। वो क्या होता है? अनिश्चित हो जाता है। जबकि अगर हम गैस की बात करें तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब देख यहाँ से यही हम लोग 9th में भी इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ठोस किसको कहते हैं? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। और वो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है, उसको क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि अब इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें अगर समझ में आ गई तो इसके साथ बहुत चीजें समझ में आएंगी जहां से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो क्या कि अंतराणविक बल
सॉलिड में सबसे ज्यादा, सबसे कम किसमें? गैस में। अब इसमें अंतराण्विक स्थान सबसे कम और इसमें सबसे ज्यादा। बहाव की प्रवृत्ति किसमें किसमें होती है? लिक्विड में भी होती है और गैस में भी होती है। जिसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है उसको तरल पदार्थ भी कहते हैं। जिसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? तरल पदार्थ। तो बता दो तरल पदार्थ कौन कौन सा होगा? तरल पदार्थ में हमारा लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगा। तरल पदार्थ में लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बता, अब इस दोनों को बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इस तीन पर ही चर्चा करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सुविधा आए कि हम इसके अंतर आणविक स्थान को बढ़ा दें, यानी इसके मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं? इसके पार्टिकल को दूर दूर कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यवस्था हमारे पास हो तो क्या हम इसको एक रूप से दूसरे रूप, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल सकते हैं? सिंपल सा बात है, बदल सकते हैं। क्योंकि लिक्विड किसको कहा हमने कि इसमें अंतराण्विक स्थान ज्यादा हो गया, जिसके कारण अंतराण्विक बल क्या हो गया? घट गया। तो अगर इसके अणु को हम दूर दूर कर दें तो निश्चित रूप से किसी भी पदार्थ के एक अवस्था को दूसरे अवस्था में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब ये कर क्यों सकते हैं? तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे, जब किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं, उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? फैलते हैं। वो क्या होते हैं? फैलते हैं। तो फैलते हैं तो इसके मतलब अगर वो फैलेगा तो उसके बीच का अंतराण्विक स्थान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर अंतराण्विक स्थान बढ़ रहा है तो उसका अंतराण्विक बल क्या होगा? घटेगा। तो इसका मतलब है अगर इसको हम गर्म करें तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। और अगर इसको हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पे क्या होता है? ये संकुचित होता है। ये क्या होता है? संकुचित होता है। तो इसका मतलब है कि अगर संकुचित भी करें तो भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ला सकते हैं, या तो इसको गर्म करके ला सकते हैं। तो पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है या तो उसको ठंडा करके या तो उसको गर्म करके। ठीक है, तो गर्म करके हम सॉलिड को किसमें ला सकते हैं? लिक्विड में। और लिक्विड को गर्म करके किसमें बदल सकते हैं? गैस में। उसी तरह से गैस को ठंडा करके किसमें बदल सकते हैं? लिक्विड में। और इसको ठंडा करके किसमें बदल सकते हैं? सॉलिड में हम बदल सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन, यही जो परिवर्तन होता है कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पदार्थ में परिवर्तन कितने तरह के? 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्या? भौतिक परिवर्तन। एक को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। इसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको समझ। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज उसको कहेंगे जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में और फिर दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में आ जाए, तब उसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। तब उसको क्या कहेंगे? जैसे समझ, एग्जाम्पल से समझिए कि हम लोग क्या करते हैं कि पानी को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। फिर बर्फ को थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। यानी कि पानी से बर्फ भी बन गया और बर्फ से फिर पानी भी बन गया। तब इसको क्या कहेंगे हम लोग? फिजिकल चेंज कहेंगे। तब इसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज किसको कहेंगे? तो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में तथा दूसरे अवस्था से पुनः पहले अवस्था में लाया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। यानी एक चीज बता कि फिजिकल चेंज में हमने क्या जाना कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में और दूसरे अवस्था से पुनः पहले अवस्था में आ सकता है। तो यह बता अस्थायी परिवर्तन है या अस्थायी परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन। यह क्या है? अस्थायी परिवर्तन। यानी ये बार बार बदल सकता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में ये आ सकता है। तो इसलिए भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। उदाहरण अगर एग्जाम्पल भी पूछा जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पानी से बर्फ का बनना या बर्फ से पानी का बनना। ये क्या है? अस्थायी परिवर्तन है और यह क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और अगर कोई चेंज लाए जैसे मोमबत्ती का पिघलना, जलना नहीं। एक चीज याद रखना, किसी भी चीज का जलना हमेशा उसको किसमें कंसीडर करेंगे? रासायनिक परिवर्तन में। किसी भी पदार्थ का जलना क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दिमाग में आया जलना, मतलब समझ लेना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। पिघलना मतलब क्या है?
भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पिघलने में उसका कोई चेंज नहीं होता है। जैसे मोमबत्ती जाते हैं, मोमबत्ती अगर जलाते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक कुछ मोम क्या होता है जलता है, और कुछ मोम क्या होता है पिघल के साइड से गिरता है। तो जो पिघल के साइड से गिरता है वो क्या है, फिजिकल चेंज है, और जो जल के रोशनी दे रहा है वो क्या है, केमिकल चेंज है। तो मोमबत्ती का जलना क्या है, जलना केमिकल चेंज है। जलना क्या है, केमिकल चेंज है। मोमबत्ती का पिघलना क्या है, फिजिकल चेंज। क्या है, फिजिकल चेंज है। कोई दिक्कत? चल आगे बढ़े। अब देखते हैं हम लोग क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज क्या होता है, किसी भी पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जो एक बार बदल जाने के बाद पुनः दोबारा अपने क्या कहते हैं, पुनः अपने पहले वाली स्थिति में नहीं आ सकता है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, केमिकल चेंज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। जैसे किसी भी चीज का जलना ले ले, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, ये सभी क्या है, किसी भी चीज का जलना। दिमाग में बैठा ले, किसी भी चीज का जलना क्या होता है, वो केमिकल चेंज होता है। किसी भी चीज का जलना क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। इसके अलावे हमको याद रखना है लोहे में जंग लगना। क्या है, लोहे में जंग लगना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है, लोहे में जंग लगना। दूध से दही का बनना, दूध से अगर दही बना लिए तो दही से फिर दूध बन सकता है, नहीं, संभव नहीं है। तो ये क्या है, एक तरह का रासायनिक परिवर्तन। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे लोहे में जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है, जंग का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, या और भी सवाल पूछे जाते हैं। जंग का फार्मूला बता दे तो जंग का फार्मूला FeO3H2O। ये X क्या है, ये X जो है ये पानी के जितने अणु रहेंगे वहां पर इसका कोई भी वैल्यू आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, कोई दिक्कत। तो जंग का फार्मूला ये होता है FeO3। यहाँ पर कोई भी मान अगर देना है तो मान दे सकती है, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या दे दिया, X दे दिया। X क्या है, तो जल के अणुओं की संख्या है। X क्या है, जल के अणुओं की संख्या। तो ये है क्या, जंग का फार्मूला होता है। अब किसी भी अगर लोहे में जंग लग जाए या किसी भी धातु में अगर जंग लग जाता है तो एक चीज बताना, उसके वजन में वृद्धि होगी कि कमी होगी। जब जंग लग जाएगा तो जंग लगने का मतलब, जंग के लिए आवश्यक क्या है, नमी का होना जरूरी है। जंग में क्या है, नमी का होना जरूरी है। तो जब वो नम हो जाएगा यानी उसका वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसका वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कहें उसकी आयु क्या होगी, आयु घट जाती है। दोनों चीज को याद रखना कि जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है, जो लोहे का वजन बढ़ जाता है और उसकी आयु घट जाती है। उसकी आयु क्या होती है, घट जाती है। यहां तक में कोई दिक्कत? अब यहां से देखें तो देख, एक चीज हमने कहा क्या, रासायनिक परिवर्तन यानी कि एक अवस्था से अगर दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो गया तो पुनः दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में यह नहीं आ पाएगा। तो क्या यह अस्थाई परिवर्तन है या अस्थाई परिवर्तन? यह अस्थाई परिवर्तन, यानी एक बार अगर बदल गया तो फिर दोबारा नहीं बदलेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, तो अस्थाई परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, अस्थाई परिवर्तन है। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग करते क्या है, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं जस्तीकरण। क्या कहते हैं, जस्तीकरण। तो जस्तीकरण में क्या किया जाता है, जिंक यानी जस्ता का लोहे पे एक परत चढ़ा दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जस्तीकरण। तो तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसका जस्तीकरण किया जाता है। जस्तीकरण में क्या किया जाता है, तो लोहे के ऊपर क्या किया जाता है, जिंक का यानी जस्ता का एक परत चढ़ा दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। क्लियर? परिवर्तन समझ में आ गया कि किसी भी पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग अब चेंज करते हैं कि इसमें परिवर्तन कैसे कैसे ला सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब सॉलिड को गर्म करेंगे तो वह लिक्विड में बदल जाएगा, और जब लिक्विड को चेंज करेंगे तो वह गैस में बदल जाएगा। यानी इसमें इसके टेम्परेचर को और बढ़ा दें तो वह गैस में बदल जाएगा, और गैस के टेम्परेचर को घटा दें तो वह लिक्विड में बदल जाएगा, और जब लिक्विड के टेम्परेचर को घटा दें तो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। तो चल अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसके चेंजेस कैसे कैसे। अब देखते हैं ये क्या है, सॉलिड है। पहला अवस्था देखे क्या, सॉलिड। दूसरा लिक्विड, उसके बाद गैस। ठीक है।
अब अगर इसको हम गर्म करेंगे तो हमने क्या कहा, कोई भी पार्टिकल जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, फैलता है। जब सॉलिड को गर्म करेंगे तो इसके अंदर के जो अणु हैं वो क्या होंगे, फैलेंगे। जब फैलेंगे तो उसके बीच का अंतराण्विक स्थान बढ़ जाएगा और अंतराण्विक बल क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। तो वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड यानी ठोस पदार्थ किसमें परिवर्तित होना शुरू करता है, लिक्विड में परिवर्तित शुरू करता है, इसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हिंदी में क्या, द्रवनांक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, द्रवनांक कह ले या गलनांक कह ले, द्रवनांक कह ले या गलनांक कह ले, द्रवनांक कह ले या गलनांक कह ले, अंग्रेजी में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब देख, मेल्टिंग क्या है, तो एक प्रकार की क्रिया है। मेल्टिंग क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। कौन सी क्रिया है, तो जब कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो एक प्रकार का टेम्परेचर है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे, वह ताप जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में बदलना शुरू करता है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो हर पदार्थ के लिए मेल्टिंग पॉइंट का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। हर पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। अब मेल्ट होना मतलब क्या, द्रव में परिवर्तित होना। जब मेल्टिंग किसको कहेंगे, कि जब कोई मेल्टिंग पॉइंट हम लोग क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कि जब कोई ठोस पदार्थ या जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ लिक्विड में परिवर्तित होना शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में क्या कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं या गलनांक कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं या गलनांक कहते हैं। अब इसको सोच कि हम जब गर्म करना शुरू किए तो पहले किस में बदला, लिक्विड में। पहले किस में बदला, लिक्विड में। अभी हम इसको गर्म करना बंद नहीं किया और हम गर्म कर रहे हैं, तब ये फिर किस में बदल जाएगा, ये गैस में बदल जाएगा। यानी तब इसको क्या कहेंगे, तब इसको कहेंगे हम लोग क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तब इसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और हिंदी में क्या कहते हैं, इसको क्वथनांक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव्य किस में बदलना शुरू करता है, गैस में बदलना शुरू करता है, क्या कहते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब देख, अब ये गैस में, लिक्विड से गैस में दो तरह से बदल सकता है। एक क्या होता है, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या होते हैं, गैस में बदल जाते हैं, जैसे पेट्रोल। अब देख, दूसरा क्या है, जैसे पानी, तालाब का, नदी का, समंदर का पानी, ये क्या होता है कि सूर्य के ताप से गर्म होता है और गर्म होके ऊपर जाता है और बादल बनाता है। यानी कि पानी, समुद्र के पानी से किसका बनना, बादल का बनना। तो ये भी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, कि वहां जाती है, समुद्र में जाते हैं टेम्परेचर देने के लिए, नहीं जाते हैं। तो जब कोई लिक्विड साधारण ताप पर गैस में बदलता है तब इसको कहते हैं वाष्पीकरण। तब इसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इवोपरेशन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इवोपरेशन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण किसको कहेंगे, जब कोई द्रव साधारण ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, वाष्प में बदलना शुरू करता है या गैस में बदलता है, तब उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। जब कोई लिक्विड किसी विशेष ताप पर गैस में बदलता है तब उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तब इसको क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। तब उसको क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। बात समझ में आ गई, क्या कहे हमने, क्या कहा, जब रूम टेम्परेचर पे बदलेगा तो वाष्पीकरण, और जब किसी विशेष टेम्परेचर पे बदलेगा तो बॉइलिंग कहेंगे, यानी क्वथनांक कहेंगे। जैसे पानी रूम टेम्परेचर पर भी वाष्प में बदलता है और किसी विशेष टेम्परेचर यानी 100 डिग्री के टेम्परेचर जब देते हैं तब यह वाष्प में बदलना शुरू करता है। तो जब 100 डिग्री का टेम्परेचर दे के इसको हम लोग गर्म करके वाष्प में बदलेंगे तब क्या कहलाएगा, ये क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वथनांक। लेकिन जब रूम टेम्परेचर पे पानी से वाष्प बन के बादल बनेगा तो ये कौन सी क्रिया है, वाष्पीकरण। तो ये कौन सी क्रिया है, वाष्पीकरण। अब देख कि लिक्विड, अब ये गैस बन गया। अब गैस को यानी कि सॉलिड से गैस तक आने में, अगर कोई सॉलिड है उसको अगर गैस तक परिवर्तित करना है तो हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। एक समय आएगा कि वो लिक्विड में बदलेगा,
फिर वो आएगा जब वो गैस में बदल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ये गैस में ना बदल के सॉलिड से सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। सॉलिड से सीधे किस में, गैस में बदल जाते हैं। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस क्रिया क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्लिमेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, सब्लिमेशन। ऐसे पदार्थ के उदाहरण याद रखने हैं, ऐसे पदार्थ के उदाहरण याद रखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कपूर, एग्जाम्पल कपूर और नेफ्थलीन। नेफ्थलीन किसको कहते हैं, नेफ्थलीन कहते हैं फिनाइल की गोटी को, जो ठंडी में हम लोग स्वेटर वगैरह क्या करते हैं, बक्सा में सेतले एक डालते हैं फिनाइल का गोली उजला वाला, वो क्या है, वो केमिकल नाम उसका क्या है, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, नौसादर हो गया, नौसादर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये नौसादर शराब वगैरह बनाता है तो उसमें नौसादर का यूज किया है। या सुनार के दुकान पे देखी होगी, उजला ढेला रंग का होता है, वो जो साफ करने वक्त देता है, तो वो क्या है, नौसादर है। वो क्या है, नौसादर है। तो नौसादर में भी क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। उसके बाद क्या है, आयोडीन है, कपूर है और नेफ्थलीन है। तो ये 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस इसमें जो है किस में ऊर्ध्वपातन होता है या किस में ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। तो ऊर्ध्वपातन किसको कहेंगे, जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तब यह क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तब यह क्या क्रिया कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोगों को देखना क्या है कि सॉलिड से किस में बदलना है, लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। तो सॉलिड से जो लिक्विड में बदलता है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से जो गैस में बदलता है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन होता है हमारा। और लिक्विड सॉलिड से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना है चारों को, किसका किसका, कपूर, नेफ्थलीन, नौसादर और आयोडीन। अब कुछ पॉइंट्स हैं इसमें मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवनांक या गलनांक के बारे में, जहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट करते जाएंगे। जैसे पहला क्या है, बर्फ का, पहला लिखना है कि बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या करके लिखते जा, 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन में हम लोग लिखेंगे तो 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। पॉइंट में याद नहीं रहे तो इसका राउंड फिगर याद रखना है। राउंड फिगर में क्या होगा, 273 यानी 273 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर, बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर इसका द्रवनांक घट जाता है। बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर इसका द्रवनांक घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, याद रखना है इसको, अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है, नमक। बर्फ में अशुद्धि के रूप में नमक मिलाया जाता है। बर्फ में अशुद्धि के रूप में नमक मिलाया जाता है। बर्फ में अशुद्धि के रूप में नमक मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना उसमें कि नमक और बर्फ के मिश्रण को हिम मिश्रण भी कहते हैं। नमक और बर्फ के मिश्रण को हिम मिश्रण भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बर्फ का दाब बढ़ाने पर, बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घट जाता है। बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घट जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मोम
मोम, घी इत्यादि पर, मोम, घी इत्यादि पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बढ़ जाता है। मोम, घी इत्यादि पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बढ़ जाता है। हो गया। चल, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी नोट कर ले। चल लिख, जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु, जल का बॉइलिंग पॉइंट, जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में कितना हो जाएगा? सॉरी, 108 और केल्विन में कितना हो जाएगा? ठीक तो है, केल्विन में कितना होगा? 180 ना होता भैया। क्या रे? अरे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में या 373 डिग्री, 373 केल्विन, केल्विन डिग्री में नहीं होता है, 373 केल्विन, ये राउंड फिगर में है। अगर टोटल फिगर इसका देखेगी तो 373.15 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जल में अशुद्धि मिलाने पर, जल में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जल में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना इसी में, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखते चलना। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस होता है। अब देख एक चीज ध्यान देना, जैसे हम लोग जमीन पर हैं, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जैसे जैसे जमीन से हाइट पर जाएंगे, वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। तो वायुमंडलीय दाब घटने के कारण ऊपर में क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। तो जल का क्वथनांक जो हमारा ये 100 डिग्री का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो कहाँ पर है? अर्थ के सरफेस पर है। वो कहाँ है? अर्थ के सरफेस पे। लेकिन जैसे ही हम पहाड़ पे जाएंगे, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वो अलग अलग मान वेरी करेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड मान होता है कितना, कि अगर हम औसतन हम पहाड़ के ऊंचाई पे जाते हैं तो इसका क्वथनांक कितना हो जाता है? 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है? तो इसके कहने का मतलब समझ, बड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक यहाँ पर था, हम पहाड़ के ऊपर पे गए तो इसका क्वथनांक 75 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी क्वथनांक क्या हो गया? घट गया। तो घट जाने के कारण अगर खाना यहाँ पर हम बना रहे हैं, तो एक चीज बता कि यहाँ पर जब हम खाना बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे तो टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग का क्या है? टाइमिंग यहाँ पे जितना लगेगा, क्या यहाँ से यहाँ पर कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो नीचे में जब हम खाना बनाते हैं तो अगर हम नीचे में टाइमिंग 1 घंटा लग रहा है, तो ऊपर में अगर हम बनाएंगे तो 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। अब प्रेशर कुकर में क्या होता है?
प्रेशर कुकर में ढक्कन लगा देते हैं। अब वो जब गर्म होता है तो अंदर प्रेशर दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के कारण इसका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। वो क्या होता है, 120 डिग्री। अब क्वथनांक बढ़ गया इसलिए खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। खाना जल्दी पक जाता है, यानी क्वथनांक अगर बढ़ेगा तो खाना जल्दी पकेगा, क्वथनांक अगर घटेगा तो खाना लेट से पकेगा। यानी समय जो होगा वो ज्यादा लगेगा। क्वथनांक घटेगा तो खाना बनाने में समय ज्यादा लगेगा, क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना बनाने में समय कम लगेगा। तो 120 डिग्री या प्रेशर कुकर का क्वथनांक, प्रेशर कुकर के अंदर क्वथनांक कितना हो जाता है, 120 डिग्री। और जब पहाड़ के ऊंचाई पे जाते हैं तो लगभग 75 डिग्री, इससे भी घट सकता है। जितने अधिक ऊंचाई पे जाएंगे उतना अधिक होगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड मान हम लोग मान लिए कितना, 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका मतलब है कि जब पहाड़ के ऊंचाई पे हम लोग खाना बनाएंगे तो वहां खाना लेट से पकेगा। कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है कि जमीन के सतह की अपेक्षा पहाड़ों पे खाना बनाने में अधिक समय लगता है, क्यों? क्योंकि वहां क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब घट जाने के कारण उसका वहां का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। वायुमंडलीय दाब घटने के कारण वहां का क्वथनांक घट जाता है, जिसके कारण खाना लेट से पकता है। यहां तक में कोई दिक्कत? चल अब आगे हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग आए किधर से, जब हम लोग इसको गर्म कर रहे थे, सॉलिड को गर्म किए लिक्विड में आया, लिक्विड को गर्म किए गैस में आया। अब क्या कर रहे हैं कि गैस से लिक्विड में लाना है, गैस को किस में बदलना है, लिक्विड में। तो अब बता इसको क्या करें, गर्म करें कि ठंडा करें? इसको भी बदलने के दो तरीके। एक क्या होगा कि हम इसको ठंडा कर दें, एक तरीका क्या है, इसको हम ठंडा कर दें। क्या कर दें, ठंडा कर दें। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडक्शन। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, और हिंदी में क्या कहते हैं, संघनन। हिंदी में क्या कहेंगे, संघनन कहते हैं। तो संघनन क्या है, जब कोई गैस लिक्विड में परिवर्तित होता है तब इसी को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो टेम्परेचर जब इसका हम घटाएंगे, तो संघनन में बेसिकली कैसे करते हैं, टेम्परेचर को घटा के। कैसे करते हैं, टेम्परेचर को घटा के। एक दूसरा तरीका हम लोगों के पास क्या है कि इसके प्रेशर को हम बढ़ा दें। क्या कर दें, प्रेशर। यानी कि यहां देख कि बहुत दूर दूर पे अणु है, बहुत दूर दूर पे अणु है। एक तो हम लोगों ने क्या किया, इसको ठंडा किया तो ये काफी एक जगह से क्या हुए, एक दूसरे के नजदीक आ गए। दूसरा क्या होगा कि हम इसके दाब को बढ़ा दें। दाब बढ़ाने का मतलब कोई एक ऐसा बर्तन ले लिए जो मतलब इसका बॉडी क्या हो, बहुत हार्ड हो, और इसमें गैस को क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गैस को भर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी अणु क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कंप्रेशन। इसको क्या कहेंगे, कंप्रेशन। कंप्रेशन में करते क्या है, दाब को बढ़ा देते हैं। कंप्रेशन में क्या करते हैं, दाब को बढ़ा देते हैं, तो इसको कहते हैं कंप्रेशन। हिंदी में क्या कहेंगे, संकुचन। हिंदी में क्या कहेंगे, संकुचन कहते हैं। तो किसी भी गैस को लिक्विड में बदलने की कितनी विधियां हम लोगों के पास है, दो विधियां। एक को क्या कहेंगे, कंप्रेशन, दूसरे को क्या कहते हैं, कंडक्शन यानी संघनन। तो संघनन क्या होता है, जब किसको, गैस के टेम्परेचर को घटा देते हैं तब वो किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंडक्शन कहलाती है। और जब गैस के प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, जब गैस के प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तब वह क्या बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, कंप्रेशन कहते हैं यानी संकुचन कहते हैं। एक चीज अब यहां से कॉन्सेप्ट दिमाग में समझ ले कि हमने क्या कहा कि संकुचन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, कंप्रेशन को बढ़ा दिया, यानी दाब को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। दाब को क्या किया, बढ़ा दिया। और टेम्परेचर को क्या किया, घटा दिया। टेम्परेचर को क्या कर दिया, घटा दिया, यानी ताप को घटा दिया। क्लियर? अब देख कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली घट जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा ले, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। जब किसी गैस के प्रेशर को हम बढ़ाते हैं तब उसका तापमान क्या होता है, घट जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझ, जैसे गैस, एलपीजी गैस है, वो क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का होता है। लेकिन जब हम सिलेंडर में होता है, सिलेंडर से गैस निकलता है तो वो क्या लगता है हम लोगों को, ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, काफी उसके अंदर दाब जो होता है काफी अधिक होता है, जिसके कारण जब वो बाहर आता है तो वो हमको कैसा लगता है, ठंडा लगता है। तो दाब बढ़ाने से गैस का ताप क्या हो जाता है, घट जाता है। दाब बढ़ाने से गैस का ताप घट जाता है, जिसके कारण ये किस में बदल जाता है, लिक्विड में। दूसरा एग्जाम्पल समझ, हम लोगों के जो हम लोग भी उसको फील कर सकते हैं। जैसे गुब्बारा फुलाइए, गुब्बारा फुला के ऐसे गाल के पास उसको छोड़,
छोड़ेगी तो हवा क्या लगता है, ठंडा। अब फूकेगी तो हवा क्या लगेगा, गर्म। लेकिन गुब्बारा में फूक दे तब वो हवा को ले तो वो क्या लगता है, ठंडा। तो क्यों लगा ठंडा, क्योंकि गुब्बारा के अंदर जो हमने हवा क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो कंप्रेस करने के कारण उसका ताप क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि जब किसी गैस के दाब को हम बढ़ा देंगे तो उसका तापमान क्या होगा, घट जाता है। तापमान क्या होता है, घट जाता है। तो गैस से लिक्विड में बदलने के कितने तरीके हम लोगों के पास, 2 तरीके। एक क्या, कंप्रेशन को क्या कर दें, बढ़ा दें, यानी दाब को हम बढ़ा दें। उसके बाद क्या है, कंडक्शन यानी कि संघनन में क्या करते हैं, ताप को घटा देते हैं। यानी कि गैस को ताप घटाकर भी हम लिक्विड में ला सकते हैं और दाब बढ़ाकर भी। दूसरा हमने क्या कहा, जब किसी गैस के दाब को बढ़ाएंगे तो उसका ताप क्या होगा, घट जाएगा। अब आता है क्या, लिक्विड से सॉलिड में। लिक्विड से सॉलिड में, तो लिक्विड से सॉलिड में बदलेंगे। जब ताप को और घटा देंगे तो यह किस में बदल जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में बदल जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। और उस ताप को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। यानी इसको कहते हैं हिंदी में हिमांक कहले या जमनांक कहले। हिमांक कहते हैं या जमनांक कहते हैं, कोई दिक्कत। यानी हिमांक या जमनांक क्या है, वह ताप जिस पर कोई लिक्विड किस में बदलता है, सॉलिड में बदलना शुरू करता है, तब उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, या हिमांक या जमनांक कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत। अब देख, अब समझ इसको कि हमने क्या किया, सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड में बदला, लिक्विड को गर्म किया, गैस में बदला। अभी हम गर्म करना छोड़ नहीं रहे हैं और गर्म करते हैं। तो एक समय आएगा जब गैस के अणु इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी कक्षा होगा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी इसके ताप को हम अभी बढ़ाए यहां तक, और हम बढ़ा रहे हैं, अभी नहीं छोड़ रहे हैं, और बढ़ा दिए। यानी 2000 लगभग अप्रोक्सीमेट हम लोग मानते हैं कि 2000 डिग्री के ऊपर जब हम बढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है, तब ये क्या होता है कि इस गैस के जितने भी अणु हैं उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अपना कक्षा छोड़ देता है, वो अपना कक्षा छोड़ देता है। तो जैसे ही कक्षा छोड़ा, समझ एक सेकंड के लिए, जैसे नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, बाह्यतम कक्षा में 5, बाह्यतम कक्षा में 5। अब देख, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट छोड़ के बाहर हो गए, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे गैस को क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। ऐसे गैस को क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, या आयनीकृत गैस कह ले, या इसको क्या कह देंगे, आयनीकृत गैस। तब इस अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इस अवस्था को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहेंगे, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, तो बेसिकली आयोनाइज्ड गैस है। प्लाज्मा क्या है, आयोनाइज्ड गैस है, यानी आयनीकृत गैस को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो किसी गैस को जब हम इतना गर्म कर दें कि उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा को छोड़ दे, तो वह किस में बदल जाएगा, प्लाज्मा में बदल जाएगा। इस अवस्था को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, कोई दिक्कत। तो प्लाज्मा, अब ये प्लाज्मा स्टेट होता किस में है, तो जितने भी सूर्य हैं, सूर्य में जो ईंधन है या तारे हैं, उस सभी में जो ईंधन होता है किस रूप में होता है, प्लाज्मा स्टेट में होता है। अगर एक सवाल हम आप लोगों से हम पूछें क्या, कि बताइए हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पदार्थ किस अवस्था में होंगे, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में, या प्लाज्मा स्टेट में। तो एक चीज समझ कि प्लाज्मा, ये जो सबसे अधिक जो पदार्थ है पूरे ब्रह्मांड में, सबसे अधिक क्या है, तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, क्या है, सबसे अधिक तारा है, सबसे अधिक तारा है। और तारा में जो क्या है, ईंधन होता है, जो फ्यूल होता है, वो किस रूप में होता है, प्लाज्मा स्टेट में होता है। तो सबसे अधिक जो कॉमन स्टेट है वो क्या है, प्लाज्मा स्टेट। वो क्या है, तो प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट किसको कहा हम लोगों ने, तो आयोनाइज्ड गैस को, आयोनाइज्ड गैस को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। अब इसका अवस्था और अगर देखें तो ये होता क्या है, ये बेसिकली ये ना तो ठोस होता है ना तो लिक्विड होता है, ये लगभग इसके बीच की स्थिति होती है, लगभग इसके बीच की स्थिति होती है। लेकिन ये हम लोग शुरू में पढ़े थे, ये इसको हम लोग कहेंगे क्या, प्लाज्मा स्टेट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो आयनीकृत गैस को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मा
प्लाज्मा कहते हैं। आयनीकृत गैस को ही प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य और तारों का ईंधन किस रूप में होता है? प्लाज्मा स्टेट होता है। सूर्य और तारों में ईंधन किस रूप में होता है? प्लाज्मा स्टेट में। पूरे ब्रह्मांड में सबसे कॉमन स्टेट पदार्थों का कौन सा है? तो प्लाज्मा स्टेट है। तो ये तो हम लोग गर्म कर रहे थे, ये क्या कर दिया हमने? जरूरत से अधिक गर्म कर दिया। अब क्या कर रहे हैं? ये जो ठंडा करते हुए आ रहे थे, अब हम क्या करते हैं? जरूरत से ज्यादा ठंडा कर देते हैं। एक बार जरूरत से ज्यादा गर्म कर दिया, एक बार क्या करते हैं? जरूरत से ज्यादा ठंडा कर देते हैं। तो ये सबसे पहले करने का काम किसने किया था? एक भारतीय वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे। कौन? सत्येंद्र नाथ बोस। कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी गैस को एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको हम ठंडा कर दें, किसी गैस को अगर हम ठंडा कर दें, तो यह जो एटम होता है सुपर एटम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किस रूप में? सुपर एटम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पहले हमने इसके एटम को क्या कहा? सिंपल एटम कहा। ये सुपर एटम इसलिए कह दिया हमने कि इसके जो कण हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इससे सॉलिड से भी काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के सटे सटे हो जाते हैं, जिसके कारण इसको हमने क्या कह दिया? सुपर एटम कह दिया। और इसी अवस्था का नाम दिया गया क्या? बोस आइंस्टीन कंडक्शन। अब देख इसके बारे में सबसे पहले बताया कितने? सत्येंद्र नाथ बोस ने। लेकिन बाद में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक, आइंस्टीन ने इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करके दिखाया था कि हाँ, यह किसी गैस को अगर एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर उसको ठंडा किया जाए, तो हम यह अवस्था यानी कि एक नई अवस्था को, नए मैटर के एक नई अवस्था प्राप्त हमको होती है, जिसको हमने क्या क्या? दोनों के नाम पे हमने इसका नाम रखा क्या? बोस आइंस्टीन कंडक्शन। तो बोस आइंस्टीन कंडक्शन के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? सत्येंद्र नाथ बोस ने। और इसको सबसे पहले थ्योरेटिकली प्रूफ किसने किया था? आइंस्टीन ने। किसने किया था? आइंस्टीन ने। बाद में जाकर 3 वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने लैब में इस अवस्था को तैयार करके दिखा दिया था, और इसी के लिए इसे नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। तो हम लोग का समझ गए पदार्थ के 5 अवस्था क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडक्शन। तो पदार्थ की 4थी अवस्था प्लाज्मा, पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडक्शन। बोस आइंस्टीन कंडक्शन के बारे में किसने बताया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने। इसको थ्योरेटिकली प्रूफ किसने किया था? आइंस्टाइन ने। इसको बोस आइंस्टीन कंडक्शन कहते हैं। तो बोस आइंस्टीन कंडक्शन को कितना पे गर्म करके? जब किसी गैस को एब्सोल्यूट 0 डिग्री पे एब्सोल्यूट 0 पे जब हम टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तब इसको क्या कहते हैं हम लोग? यह किस में बदल जाता है? सुपर एटम में बदल जाता है। और इसी स्टेट का नाम हमने क्या रखा? बोस आइंस्टीन कंडक्शन। कोई दिक्कत?